हमने बात कल तक की थी लिमार्क्स थ्योरी तक। लिमार्क्स थ्योरी के हमने पढ़े थे पोस्टुलेट्स क्या हैं, और उसके हमने पढ़े थे कि उस पे ऑब्जेक्शन कौन से लगे थे। उसमें से देखे थे, अब उसमें से हमने देखा था कि जो उसके ऑब्जेक्शन लगे थे या जो उसने अपनी थ्योरी के लिए डेफिनेशन दी थी, वो खाली उसकी 2 पॉइंट्स को कवर कर रही थी। कौन कौन से? एक इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एक यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। थर्ड पॉइंट उसकी वाजिया नहीं हुई थी, जो क्या थी? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब वेस्टमैन थ्योरी क्या थी, जिसको हम कहते हैं जर्मिनल कंटिन्यूटिव थ्योरी। ये आप नाम याद कर लें, इनके सेकंड नेम भी याद कर ले। As a result of fusion of male and female gametes, the zygote is achieved. जैसे ही फ्यूजन होती है मेल और फीमेल की, जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड होता है। This zygote during its development give rise to two type of cell. जब इस जाइगोट की डेवलपमेंट होती है तो 2 टाइप ऑफ सेल बनते हैं। एक को हम कहते हैं ऑटोसोम्स, दूसरे को हम कहते हैं गैमीट्स। ऑटोसोम को हम कहते हैं सोमेटिक सेल या सोमा, और गैमीट्स को हम कहते हैं जर्म सेल्स। अब सोमेटिक सेल्स क्या हैं? सोमा मीन्स बॉडी, सेल्स जो मीन सेल्स, which differentiate into various tissues and form different organs of the body, जो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है और ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। आपको पता है सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। अब जर्म सेल क्या है? वो कुछ सेल होते हैं जो रिमेन अनडिफरेंशिएटेड, वो पूरी बॉडी में नहीं होते बल्कि उनकी पार्टिकुलर फंक्शन होता है और पार्टिकुलर एक जगह होती है, which later on give rise to egg cells और sperm cells, जो आगे चल के या तो एग सेल बनाएगा या स्पर्म सेल बनाएगा। अब जैसे ही न्यू ऑर्गेनिज्म अराइज होता है फ्रॉम जर्म सेल, any change that occur during its lifetime in soma is called acquired, and such changes cannot be transmitted to the offspring as the soma is not concerned with reproduction. अब जब भी ऑर्गेनिज्म बना, जाइगोट बना, अब जाइगोट से जब उसकी बर्थ हुई, बर्थ से लेके जो भी वो अपने आप में चेंज करेगा उसको हम कहेंगे अक्वायर, और वो चेंज ट्रांसमिट नहीं होगा रिप्रोडक्शन में भी, क्योंकि सोमेटिक सेल्स अगर उसने कोई बॉडी में चेंज किया है, वो उसकी मींस किस टाइप के सेल्स में चेंज हुआ? सोमेटिक सेल्स में हुआ ना, और सोमेटिक सेल डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन, इसलिए वो जो है आगे रिप्रोडक्शन में ट्रांसमिट ही नहीं होता। जैसे हम कहते हैं कि बड़े होके हम अपने किसी को शौक होता है, किसी को नहीं भी है, अपने ये जो एयर्स की बोरिंग करवाते हैं, कोई नोज की भी करवाता है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन में ट्रांसमिट क्यों नहीं होती? ये इसी वजह से ट्रांसमिट नहीं होती क्योंकि हमारा जो एयर है वो सोमेटिक सेल है, हमारा जो नोज है वो सोमेटिक सेल से बना हुआ है, और सोमेटिक सेल में कोई भी चेंज आ जाए वो फर्दर ट्रांसमिट नहीं होगा। अब Westman strongly opposed and rejected Lamarckian theory on the basis of his experiment during which he removed the tail of mice for repeated generation. The tail always appeared in every new generation in full length. अब उसने, कल हमने पढ़ा था कि जो Lamarckian theory को जो बहुत बड़ा सेट मार्क लगा था वो लगा था वेस्टमैन थ्योरी से। अब वेस्टमैन थ्योरी ने क्या किया? वेस्टमैन थ्योरी ने क्या किया? लामार्क थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उसने माइस की बार बार पूंछ काट दी और हर जनरेशन में देखा कि पूंछ प्रेजेंट थी और फुल लेंथ में ही प्रेजेंट थी, जितनी थी उतनी ही है। तो उसने ये कहा कि लामार्क थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया अपनी थ्योरी से, क्योंकि लामार्क ने कहा था कि जो जिराफ है अगर वो अपनी गर्दन का ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो फर्दर जो जनरेशन आएगी उन सब में गर्दन बड़ी थी, ये लामार्क ने कहा था। लेकिन गर्दन भी कौन से सेल से बनी हुई है? सोमेटिक सेल से। तो वेस्टमैन ने ऊपर कहा कि सोमेटिक चेंज पे अगर कोई भी चेंज करते हैं सोमेटिक सेल्स में तो वो ट्रांसमिट नहीं होता, जैसे बोरिंग ऑफ जो हमारे करते हैं एयर्स और नोज की। अब देखते हैं तीसरी थ्योरी क्या है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब डार्विन sailed around the world investigating nature diversity, i.e. biological formations. उसने कुछ इन्वेस्टिगेशन की थी नेचर पे, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, या जो हमारे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन थे उस पे। उसने एक बुक लिखी थी जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये बुक याद कर लें, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, जो कि इसकी बुक थी शायद इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की थी। अब ये भी याद कर लें, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एक बुक थी
जो कि डार्विन ने लिखी थी, और ये किस थ्योरी को कर रही थी? इन ही गेव द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन फिर से याद करें कि जो थ्योरी बेस्ड होती है प्लांट और एनिमल्स में, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। बेस्ड ऑन natural selection, therefore called theory of natural selection. Important features of this theory are, ये नेचर पे डिपेंड करती है, इसलिए हम उस थ्योरी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। ओवर रिप्रोडक्शन क्या होती है? मीन्स हद से ज्यादा रिप्रोडक्शन हो रही है, ओवर रिप्रोडक्शन है। It is a matter of common observation that all organisms usually have very high reproductive rate. We can say that they are very fertile, giving rise to too much higher number of offspring that can possibly survive in their habitat. इसने कहा कि हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, हम फर्टाइल है, मीन्स वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं, उनका रेट बहुत हाई होता है और वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं जो कि इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर लेते हैं। अब उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए। फॉर एग्जांपल, अ सिंगल कॉड फिश lays 5 to 7 million eggs in single season. A housefly lays about 120 eggs 6 times in every summer. अब उसने एग्जांपल दिया है एक कोड जो कि 5 मिलियन एग देती है खाली एक सीजन में। कितने? ज्यादा नहीं है कुछ। और एक हॉर्स फ्लाई है, हाउस फ्लाई है, जो कि 120 एग्स देता है, लेकिन 6 टाइम इन एवरी समर। अब 120 को 6 से मल्टीप्लाई करें, कितने हो गए? इन एवरी समर में वो देता है। अब starfish produce 1 million eggs in a year, and a rabbit breeds at age of 6 months, giving rise to 6 young in a litter and 4 litters in a year. अब ये जो है लिटर्स वगैरह, ये रैबिट को कोई सीजन है, जैसे हम तो साल में एक ही हमारे यहाँ बच्चा होता है, ये इतने मिलियन वगैरह तो नहीं होते, कहीं कहीं पे ट्विंस भी हो जाते हैं, लेकिन ये मिलियन वगैरह नहीं होते। अब रैबिट कितने बच्चे देता है? 6 मंथ में 6 यंग देता है इन लीटर एंड 4 लीटर इन अ ईयर। एंड द स्लोइड breeder like elephant in the lifetime about 100 years with an active breeding period of 60 years produce about 6 offspring. अब सबसे ज्यादा स्लोएस्ट कौन सा है? एलिफेंट है, ये याद रखें। बाकी इतने कोई नहीं आते कि मिलियन कौन देगा, एक बच्चा कौन देगा, ऐसा कोई नहीं है सिस्टम, ऐसा नहीं आते क्वेश्चन। ये याद कर लें कि स्लोएस्ट ब्रीडर हमारे पास कौन है? एलिफेंट है, जो कि अपनी पूरी लाइफ टाइम, जो उसकी 100 सालों की लाइफ टाइम होती है, उसमें से सिर्फ 60 इयर्स होते हैं जिसमें वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, और वो अपने 60 इयर्स में खाली 6 बच्चों को जन्म देता है, 6 ऑफस्प्रिंग बस। It is obvious that if such rates of reproduction were to continue even for a few generations, soon a single species will occupy almost the whole area of the habitat, and such no space, food and other necessities of life will be available for any other species to exist. अब इसने कहा अगर इतने ही रेट से इन एनिमल्स के बच्चे होते रहें तो वो जल्दी 1-2 जनरेशन में पूरी स्पेस को कवर कर लेंगे, और जो फूड हमारे पास है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। But we see that the total number of each species remain almost stationary, or we can say within limits, which is due to struggle for existence. लेकिन हम देखते हैं इनके इतने रिप्रोडक्शन रेट की वजह से, और बावजूद इसके भी हम देखते हैं हर स्पीशीज में जो रेट है हमेशा स्टेशनरी रहते हैं, मींस एक ही जगह पे है, कांस्टेंट है, वो अपनी लिमिट में है। क्यों है अपनी लिमिट में? अगर इतने बच्चे हो रहे हैं मिलियंस में, तो इतना मिलियंस में होने चाहिए, लेकिन मर जाते हैं बहुत। क्योंकि उसकी वजह क्या है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। वो जदोजहद करते हैं एनवायरनमेंट से, उनके खादे के लिए, फूड के लिए, और जो उनका हैबिटेट चेंज हो रहा होता है, टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो रहा होता है, उनके लिए वो लड़ते हैं एग्जिस्टेंस के लिए। उसको हम कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। वो जदोजहद करते हैं रहने के लिए। अब ये है क्या? A logical result of overproduction is a severe competition for food and space and other necessities of life. जो ओवर प्रोडक्शन होती है, इसमें क्या होता है कि हमारे लिए कंपटीशन डेवलप हो रहा है फूड पे, स्पेस पे, एंड अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो लाइफ के लिए जरूरी है उस पे। डार्विन ने इसे कहा था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इस पे अब 3 कैटेगरीज आती हैं।
कौन सी? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रगल। अब इंट्रा स्पेसिफिक क्या है? इंट्रा है, देखें ख्याल से इन वर्ड्स को देखें, एक इंट्रा है एक इंटर है। इंट्रा क्या होता है कि एक ही स्पीशीज में कोई झगड़ा हो रहा है। इंटर इंटर क्या होता है कि अलग अलग स्पीशीज में हो रहा है। अब इंट्रा देखें, बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज हैविंग सिमिलर नीड्स, उनकी नीड्स भी सेम है और उनकी स्पीशीज भी सेम है, जैसे भाई बहन हो गए, कजन वगैरह, ऐसा कोई सिस्टम हो तो वो इंट्रा हो जाता है, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। ये वर्ड्स ध्यान से देख लें। इंट्रा क्या होता है कि जो कंपटीशन बिटवीन सेम स्पीशी के मेंबर में हो, जैसे भाई बहन में हो। आप ऐसे याद कर लें कि आप अपने भाई से लड़ रही हैं, उसको हम कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। अगर आप किसी और के भाई से लड़ रही हैं या किसी और के बहन से लड़ रही हैं तो उसको हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। मीन्स आप किसी और स्पीशी के मेंबर से लड़ रही हैं, इसको हम कहेंगे इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। और तीसरी क्या है? एनवायरमेंटल स्ट्रगल, स्ट्रगल अगेंस्ट द एक्सट्रीम फोर्स ऑफ नेचर, एग्जांपल ड्राउट, रेन, कोल्ड और लाइटनिंग। जैसे हम रेन को फोकस कर रहे होते हैं, टेम्परेचर को, गर्मी को, सर्दी को, इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल स्ट्रगल। Only those member of species which achieve adulthood after passing this struggle may able to reproduce। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मिलियंस में बच्चे हो रहे थे मिलियंस ही ये कर ले, लेकिन कुछ मेंबर जो अपने अडल्टहुड तक मीन्स मिडिल एज तक मीन्स थोड़े बड़े हो जाते हैं, इन सब चीजों को पार करके क्रॉस करके वही इजीली रिप्रोड्यूस करते हैं, वरना नहीं वो मर जाते हैं। अब वेरिएशन एंड हेरिडिटी क्या है? Individuals or population vary in their ability to exploit the available resources of nature, and no two offspring of the same parents are exactly alike। Means जो ability होती है या सोर्सेस की जो हमारे पास, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, कुछ सोर्सेस हमारे पास रिन्यूएबल होती हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल होती हैं। ज्यादा हमारे पास ऐसी सोर्सेस हैं जो कि हम यूज करते हैं, खत्म होती जाती हैं, तो उनमें उनके लिए उनके पास कंपटीशन होता है। कोई भी एक ही स्पीशीज में टू ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो एक दूसरे जैसे नहीं होते, एग्जैक्टली मींस एक दूसरे सेम नहीं होते। अगर हम ये एग्जांपल देख लें, टू ऑफस्प्रिंग, मैं और मेरी बहन भी बिल्कुल एक जैसे नहीं है, बल्कि हमारे पेरेंट्स भी सेम है लेकिन एक जैसे नहीं है। ये एनिमल्स में भी है कि कोई भी टू ऑफस्प्रिंग सेम पेरेंट्स हो भली, वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते। अब देखें, इन्होंने जिराफ का फिर से एग्जांपल दिया है कि इनके ओरिजिनल ग्रुप वेरिएशन इन नेक लेंथ, मींस इनका एक ही ग्रुप है लेकिन लेंथ की वेरिएशन है, एक का छोटा है, दूसरे का दरमियाना है, एक का ज्यादा है। अब नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स लॉन्गर नेक कैरेक्टर पास टू नेक्स्ट जनरेशन। अब नेचर की क्या नीड थी कि इन सब के गर्दन और बड़े होने चाहिए थे, इसीलिए इसी वजह से उनके बड़े गर्दन जनरेशन में फॉरवर्ड हो गए। आफ्टर मेनी जनरेशन, बहुत जनरेशन के बाद, नेक लॉन्गर बट स्टिल वेरिएबल, नेक उनकी बड़ी है लेकिन कुछ वेरी करता है। सब जिराफ की एक जैसी नेक नहीं है, कुछ की छोटी है, कुछ की दरमियानी, कुछ की ज्यादा ही लंबी है। जैसे हमारे में भी, अगर मैं कद की छोटी हूँ तो मेरी बहन मुझसे लंबी है, हम सभी बहन भाई एक ही कद के नहीं है। इसीलिए ये बात यही कहना चाहता था कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन मतलब एक ही हेरिडिटी है, एक ही पेरेंट्स है, लेकिन उनमें भी वेरिएशंस आ जाती हैं, कोई भी एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा वेस्टमैन थ्योरी में? उसने तीन बातें कही थी, एक ओवर रिप्रोडक्शन होती है, एक फिर हम पढ़ते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और तीसरी इसने क्या बात की? वेरिएशन एंड हेरिडिटी। जो स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में तीनों चीजों को कवर करेगा, कौन सी? इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक एंड एनवायरमेंटल। जो इन तीनों इम्तिहान को पास करेगा वही इस हैबिटेट में सरवाइव कर पाएगा, वरना वो मर जाते हैं। ठीक है। अब these minor variation are one of the innate property of all living organism with variation that better equip them to survive in a particular environment will be favored over others that are less adapted. In this way, nature will select such organism for future propagation and continuity of their generation. अब ये कह रहा है कि माइनर वेरिएशंस हमेशा एक ही स्पीशीज में आती रहती है, ऑर्गेनिज्म में आती रहती है। नेचर उसको कवर करती है, फेवर करती है जो चीज ज्यादा मींस सहूलतमंद हो और जो चीज ज्यादा
फेस कर रहे हैं, हम हमें आसानी दे रही है, वो चीज जनरेशन में पास होती है, दूसरी चीजें कोई भी पास नहीं होती, क्योंकि हमें सरवाइव भी करना है। 3 पॉइंट्स हमने पढ़ चुकी थी, अब फोर्थ वाली, नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम नेचुरल सिलेक्शन करते हैं या हम अपने जीने के लिए अपना एक खास एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए हम क्या चेंजेस लाते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। Darwin termed these phenomena as survival of the fittest or natural selection, and this is the core of Darwin's theory of organic evolution. अगर कोई पूछे आपसे कि डार्विन का कोर क्या था, तो आप भली उसने बहुत सारी पोस्टुलेट्स दी थी, 3 है अभी यहाँ तक तो 5 है, भली उसने 5 पोस्टुलेट्स दी थी, पॉइंट्स दी थी जो कि उसकी थ्योरी को रिफ्लेक्ट कर रही थी, लेकिन उसका कोर क्या था, नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये भी एमसीक्यूज है कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, डार्विन का कोर है, भली कौन से भी पॉइंट्स हो, लेकिन ये उसका मेन पॉइंट है। Darwin believed that natural selection is the driving force behind the evolution. Darwin's idea of natural selection was based on the practice of artificial selection, which has been used for thousands of years by plants and animals breeders to produce strains of crop plants and domestic animals. उसने ये believe किया कि natural जो selection होती है ये एक force है, जैसे हम पहले करते थे artificial, हमारे पास जो होती है breeders होती है artificial selection करते हैं, जैसे हम प्लांट्स में करते हैं, एनिमल्स में करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स में होती है, पालतू जो हम करते हैं जानवर उनमें होती है, स्ट्रेंड्स ऑफ क्रॉप में हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं। जो हमें चीज नीड होती है हम उसमें कोई ना कोई चेंज करके, जैसे हम आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में शायद कि हमने क्या किया था, अगर आपने पढ़ा होगा सीड्स को, अगर हम पता नहीं किस प्लांट्स के सीड्स थे, अगर हम उनको पहले फ्रीज करेंगे, उनको टेम्परेचर कम देंगे, तो अगर फिर हम उसको जमीन में डाल दें तो फिर वो रिप्रोड्यूस जल्दी होंगे, प्लांट्स जल्दी बनेंगे, बजाय ऐसे आपने सीड्स लेके और जमीन में डाल दिए। उससे अगर आपने उसे थोड़ा ठंडा दिया, थोड़ा रूम टेम्परेचर कम दिया, तो फिर आप क्या करेंगे, वो जल्दी प्रोड्यूस होंगे। ये हम पढ़ेंगे, शायद इंटर में है या फिर फर्स्ट ईयर में है, मुझे याद नहीं है अब, लेकिन ये हम पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड, क्योंकि ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। In practice, offspring with desirable traits are selected from each generation for breeding purposes. हम क्या करते हैं, जो हमें डिजायर होता है ट्रेट, अगर मुझे जिराफ की छोटी गर्दन चाहिए होती डार्विन को, तो वो क्या करेगा, डार्विन का छोटी गर्दन वालों को ही मल्टीप्लाई करने देगा और उसकी ब्रीड जो होगी प्रोड्यूस होगी। इसको हम कहते हैं डिजायरेबल ट्रेट, जो ट्रेट हमें चाहिए। While offspring lacking such traits are prevented from reproduction, जिनके पास हमारी पसंदीदा ट्रेट नहीं होती, करेक्टर नहीं होता, हम उन ऑफस्प्रिंग को मल्टीप्लाई करने ही नहीं देते, रिप्रोड्यूस करने ही नहीं देते। ब्रीडर कंटिन्यू सेलेक्टिंग अ पार्टिकुलर डायरेक्शन जनरेशन आफ्टर जनरेशन until the desired result appear. वो क्या करते हैं कि वो खुद अपनी मर्जी से इनको प्रोड्यूस करने देते हैं ताकि एक हमें पार्टिकुलर रिजल्ट मिल सके। According to Darwin, the environment plays the role of breeder in natural selection, which generates population whose members are better adapted, most fit of the environment, and the species that lack the ability to cope with the environmental changes with shrink in number or become extinct. अब उसने कहा कि ये जो डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है वो एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा प्ले करती है रोल, क्योंकि जो एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए ट्रेट्स चाहिए, करेक्टर चाहिए, जिन स्पीशीज में वो करेक्टर होंगे सिर्फ वो ही सरवाइव करेंगे, जिनमें नहीं होंगे वो सुकड़ जाएंगी और मर जाएंगी। अब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज कैसे होती है? Darwin's view of natural selection is that most evolution occurs in small adaptive step. Evolution proceed gradually. Reproduction होती है, adaptive changes होती हैं, उसमें वो slowly होती है, फिर आगे further वो process होती जाती है। Moreover, some organisms show variation in one direction and the other in other direction due to different environmental conditions in which they live and try to survive. कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो एक डायरेक्शन में, मींस एक तरह का, एक डायरेक्शन से मतलब मुराद क्या है, एक दूसरे जानवर दूसरे तरह का चेंज दिखाते हैं। ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि कोई अगर एनिमल गर्मी में रह रहा है, आप ऐसे एग्जांपल ले लें,
अगर वो गर्मी में पलता है, रहता है, और कोई एनिमल्स ऐसे हैं कुछ जो कि ठंडे इलाके में पाए जाते हैं, तो वो अपने आप को ऐसे अडेप्ट करेंगे, चेंज करेंगे कि वो कोल्ड एनवायरनमेंट को फेस कर सकें। और वो एनिमल्स जो कि गर्म इलाकों में रहते हैं, वो अपने आप को ऐसे अडेप्ट करेंगे कि वो हॉट एनवायरनमेंट समर को फेस कर सकें। इसको हम कहते हैं कि कुछ एनिमल्स कुछ डायरेक्शन में जाते हैं, कुछ एनिमल्स कुछ डायरेक्शन में अपने आप को चेंज करते हैं। उनका मेन पर्पस क्या होता है कि वो एनवायरनमेंट में सरवाइव करें। इसीलिए तो इसका मेन पॉइंट था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फॉर द फिटेस्ट। Continuation and accumulation of these divergence or variation gradually produce new and different types, and in time it leads to the creation of large groups, new species, which Darwin called origin of species. अब क्या होता है कि continuation होती है, हर species multiply करती है, हर species में कोई ना कोई variation आती है, heredity में आती है, जिसकी वजह से different types बनते हैं, जिसको हम कहते हैं origin of species या origin of new species। क्योंकि पिछली हमने तीसरी पॉइंट थी ना, जब हमने पढ़ा था कि वेरिएशन और हेरिडिटी, एक ही पेरेंट्स हो, एक ही स्पीशीज हो, बल्कि दोनों भाई बहन हो या कोई भी हो, वो भी एक जैसे नहीं है, थोड़ी उनमें वेरिएशन होती है, क्योंकि हर हेरिडिटी वेरिएट होती है, वेरिएशन प्रोड्यूस हो जाती है। द होली कुरान ने भी एक्सप्लेन किया है। द होली कुरान आल्सो एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज इन अ यूनिक स्टाइल। होली कुरान ने भी इस बात की वजाहत की है कि न्यू स्पीशीज कैसे बनती हैं। अब देखें, ये ग्लेपोकस फिंचेस है। अब इसका क्या है, ये एग्जांपल दिए लीव्स, ये इंसेक्ट्स। अब इसने क्या किया, अब देखें यहाँ से लेते हैं बीच से, यहाँ पे सीड्स हैं कोई। अब सीड्स ने पहले लीव्स भी बनाए, इंसेक्ट्स भी बनाए, बर्ड्स एंड फ्रूट्स भी बनाए, ग्रब्स भी बनाए, था एक ही चीज, लेकिन उसने जब प्रोड्यूस किया तो अलग अलग किया। ये सब जो है एक जैसी भली दिखती है, लेकिन नाम तो उन्होंने अलग दे दिया। ये जो बल्कि वेरिएशन भी है, तो ये जो है सब न्यू स्पीशीज हैं और वेरिएशन आ चुकी है, बल्कि प्रोड्यूस एक ही से हो रही है, सीड्स ही से प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हर किसी में वेरिएशन है। इसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। देखते हैं, ये पढ़ते हैं। अब होली कुरान में क्या है, Have they not seen how we have created for them of our handwork the cattle, so that they are their owners, and have subdued them unto them, so that some of them they have for riding, some for food। अब उन्होंने सूरह यासीन की एक सूरा है जिसमें अल्लाह ताला ने बयान किया है, क्या उनको नहीं पता, क्या वो नहीं देखते कि हमने उनको कैसे पैदा किया है। हम, क्योंकि ये उनके ऑनर्स हैं, ये बकरियों की बात करें, केटल की, कि ये उनके ऑनर है। कुछ बंदे कुछ इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं राइडिंग के लिए, केटल्स हम बकरियां बल्कि कुछ भी कहते हैं, घोड़े वगैरह केटल हम इनको कहते हैं, जिनको हम सिंधी में तो कहते हैं चौपायो माल। वो कुछ अपने राइडिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो उन पे सफर करते हैं, और कुछ वो ऐसे यूज करते हैं जैसे वो फूड के लिए यूज कर रहे हैं। बल्कि है ये, इससे मुराद क्या है कि ये है एक ही केटल, लेकिन लोगों का यूज करने का तरीका भी अलग है। अब समरी क्या है, समरी ऑफ चार्ल्स डार्विन थ्योरी। पहले उसने क्या था, डार्विन की पॉइंट क्या थी कि ओवर रिप्रोडक्शन होती है। उसने कुछ एग्जांपल दिए थे जिनमें वो क्या कह रहा था कि मिलियंस ऑफ मिलियंस वो एक सीजन में बचे देते हैं। क्यों, अगर ये ओवर रिप्रोडक्शन है इतनी हो रही है, तो वो पूरी स्पेस, फूड और ये सब हमारे पास कम हो जाएंगे। दूसरी पॉइंट क्या थी कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, भली बच्चे उनकी मिलियंस में हो रहे हैं, लेकिन सब के सब बच्चे नहीं होते जिंदा। अगर जिंदा होते तो आज हमारी स्पेस फुल हो चुकी, लेकिन हमने देखा कि उनमें एक स्टेशनरी फेज है, एक कांस्टेंट होती है, जिसके जितने बच्चे सालाना होते हैं उतने ही होते। क्यों होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करते हैं। उसमें हमने 3 पॉइंट्स पढ़ी, इंट्रा स्पेसिफिक एंड एनवायरमेंटल। इंट्रा स्पेसिफिक कौन सा होता है, वही कंपटीशन जो बिटवीन स्पीशीज हो। अगर आप भूल जाएं तो आप यही याद करें कि हमारी बहनों में जो लड़ाई होती है, जबरदस्त लड़ाई होती है ना, वो लड़ाई होती है इंट्रा स्पेसिफिक। बहन से लड़ रही हूँ वो हो इंटर स्पेसिफिक, मीन्स मैं एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से लड़ रही हूँ,
या कंपटीशन कर रही हूँ फॉर माय नीड्स, वो हो जाएगी इंटर स्पेसिफिक। एंड एनवायरमेंटल तो वर्ड से शो हो रहा है कि जो हम एनवायरमेंट को करते हैं, कोल्ड हो, टेम्परेचर हो, रेन हो। थर्ड पॉइंट कौन सी थी? वेरिएशन एंड हेरिडिटी। जो हेरिडिटी में मटेरियल ट्रांसफर होता है उनमें कोई ना कोई वेरिएशन होती है। टाइम अप होने वाला है, मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। जो हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफर होता है उनमें वेरिएशन होती है। इवन वन स्पीशी के सेम पेरेंट्स हो, उनकी भी जो होती है ऑफ स्प्रिंग, वो भी एग्जैक्टली सेम नहीं है। तीसरी पॉइंट ये थी। चौथी पॉइंट जो उसकी थी वो मेन कोर थी, क्या थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर ऑर्गेनिज्म जिसको यहाँ एग्जिस्ट करना है वो अपना सर्वाइवल के लिए लड़ेगा, वो अपनी नीड्स पूरी करेगा, वरना वो मर जाएगा, सुकड़ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट कौन सी थी? फिफ्थ पॉइंट में भूल गई, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। कौन सी थी? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज की एक ही हो भली, लेकिन वेरिएशन एंड हेरिडिटी की वजह से न्यू फॉर्मेशन होती है, न्यू स्पीशीज बनती है। जिनमें इन्होंने एग्जांपल दिया था कि एक सीड को रख के इन्होंने 4 डिफरेंट चीज बनाई जो कि अलग अलग दिख रही थी, उनके नाम भी अलग थे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्पीशीज ड्यू टू वेरिएशन इन हेरिडिटी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज को फॉर्म कर सकती है। ये मेन पॉइंट्स हैं, यही समरी है चार्ल्स डार्विन थ्योरी की, ठीक है। अब आप इसको ओवरव्यू कर दीजिएगा कि ये यही कहेगा। अब इस पे भी ऑब्जेक्शन लगे, कौन से ऑब्जेक्शन लगे हम देखेंगे। बुक आप याद करिएगा, इनके जो मैं कह रही हूँ वो जरूर याद कीजिएगा, भूलिएगा मत। अब Darwin's theory of natural selection was so reasonable and well supported by arguments and evidence that it was soon accepted by many biologists, yet some of the object is under. उसने एक रीजनेबल थ्योरी दी, नेचुरल सिलेक्शन को भी मिक्स किया और सब पॉइंट्स को भी मिक्स कर दिया। बहुत बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी पे कोई आर्ग्यू नहीं किया, एक्सेप्ट कर ली, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया। अब ऑब्जेक्शन क्या दे? Darwin did not clearly differentiate between heritable and non-heritable variation. Darwin ने हमें नहीं बताया कि heritable and non-heritable variation कौन सी है, कौन सी वेरिएशन है जो हेरिडिटी में आती है और वो कौन सी वेरिएशन है जो हेरिडिटी में नहीं आती। ये डार्विन ने हमें नहीं बताया क्लियरली। Number 2, he emphasized the role of minor variation but not the mutation which appears suddenly and without reference to the parents really play an important role in evolution. उसने हमें नहीं बताया म्यूटेशन के बारे में। हमने पढ़ा था कि म्यूटेशन में बहुत रोल होता है, जो कि इम्पोर्टेंट रोल है एवोल्यूशन में। जब हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, मैंने बताया था कि म्यूटेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं। पॉइंट म्यूटेशन है, डीएनए म्यूटेशन है, आरएनए म्यूटेशन है, प्रोटीन में म्यूटेशन कर सकते हैं, जिनमें सिकल सेल अनीमिया भी हो रही थी। तो ये म्यूटेशन अगर डीएनए में हो जाए, किसी की हेरिडिटी में हो जाए, तो जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा वो भी चेंज हो जाएगा। ये भी हमें डार्विन ने नहीं बताया। He could not tell the cause of variation, भी नहीं बताया कि वेरिएशन एंड हेरिडिटी होती है, जो कि थर्ड पॉइंट थी उसकी, लेकिन हमें उसने नहीं बताया कि ये क्यों होती है। Darwin has no explanation for the presence of neutral variation which have neither useful nor harmful effects but exist generation after generation. उसने ये भी हमें नहीं बताया कि जो न्यूट्रल वेरिएशन होती है, जो वो वेरिएशन जो कि हमें ना खतरा देती है ना हमारा कोई फायदा होता है उसमें, लेकिन वो हर जनरेशन में वेरी होती हैं, हर जनरेशन में मौजूद होती हैं। जैसे ये अगर मैं पॉइंट आप खुद सोचिए, ये पॉइंट किसको शो करे? यूज एंड डिसयूज ऑर्गन को शो कर रही है ना। तो वो ही कह रही थी अगर हम कोई ऑर्गन या कोई चीज नहीं यूज कर रहे, वो हमें नुकसान भी नहीं पहुंचा रही, लेकिन वो मौजूद होती है हर जनरेशन में। ये हमने किस में पढ़ा था? पिछले लेमार्क थ्योरी में पढ़ा था ना, नंबर 2 पॉइंट उसकी कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। अब नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कैन नॉट अकाउंट फॉर प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जो नेचुरल थ्योरी है उसमें हमने नहीं पढ़ा कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्यों होते हैं। अब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे अंदर भी कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, जीन प्रोड्यूस मौजूद है, लेकिन हमारे वो ऑर्गन्स किसी काम के नहीं है, इसलिए वो हमारे अंदर बनते ही नहीं है। और मैंने बताया था कि वो कौन कौन से हैं, बता दिया था। अब 6 पॉइंट क्या है? नेचुरल सिलेक्शन इज की पोजीशन इन इवोल्यूशन बट इट ऑपरेट्स आफ्टर वेरिएशन हैव अपीयर्ड।
so it accounts for the preservation rather than origin of favorable variation. अब उसने कहा था, डार्विन ने ये बात कही थी ना कि जो वेरिएशन हमें चाहिए होती है हम उसी जानवर को रिप्रोड्यूस करवाते हैं, उसी ट्रेट वाले जानवर को प्रोड्यूस करवाते हैं, दूसरे को नहीं करवाते। वही बात कर रहा है ये कि नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल करती है, लेकिन हर जो जनरेशन में उसकी वेरिएशन आती रहती है वो तो जरूरी नहीं है कि उसके फेवरेबल वेरिएशन हो। जो ऑफस्प्रिंग बना है आपके मुताबिक बने ये जरूरी तो नहीं है। अब दिस थ्योरी एक्सप्लेन द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बट इट डज नॉट एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ फिटेस्ट। इसने ये हमें बताया कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या है, लेकिन ये इसने बताया ही नहीं कि ये फिटेस्ट हमारे लिए जरूरी क्यों होता है, अराइवल इसकी होती क्यों है, आखिर हमें क्यों इतनी नीड होती है कि हम अपने आप को अडेप्ट करें और हम सरवाइव करने के लिए हम अपने आप में चेंजेस लाएं, ये क्यों होता है जरूरी। जैसे आपने फ्रॉग का एग्जांपल पढ़ा होता, फ्रॉग ठंडे मौसम में हाइबरनेशन का प्रोसेस करता है, वो अपने आप को जमीन में बरी कर देता है और वो गर्मियों में पानी में मिलता है, ऐसे ही घरों में मिलता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसने अपना सेटअप बना लिया है कि क्यों उसे एनवायरनमेंट को फेस करना है, इसलिए उसने अपने प्रोसेस बना लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं डी वेरीज क्या है। डी वेरीज वर वन ऑफ द 3 person who discovered Mendel work. He is also known as for his mutation theory. वो मेंडल के काम के लिए भी जाना जाता है और उसने अपनी थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन थ्योरी। He was first to realize the role of mutation in evolution. इसने रियलाइज किया था कि म्यूटेशन का रोल होता है इवोल्यूशन में। He proposed that new races and species originate discontinuously and non gradually. इसने बताया कि जो न्यू रेसेस बनती है, न्यू स्पीशीज बनती है, वो नॉन ग्रेजुअली मींस एक सीक्वेंस से नहीं बनती। जो हमें ट्रेड चाहिए होता वो हर स्पीशीज में नहीं बनता। अगर कुछ बातें मुझ में है तो मेरी बहन में जरूरी नहीं है कि वही बातें हों, इसलिए ये डिसकंटिन्यू भी होती है एंड नॉन ग्रेजुअली भी होती है। म्यूटेशन एज डिसकंटिन्यूएशन ड्यू टू विच परमानेंट रेशियल चेंजेस अकर। इसने कहा कि जो म्यूटेशन होती है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होती है, कभी वेरिएशन हो भी जाए कभी नहीं भी होती है, इसलिए इसने कहा कि ये परमानेंट कोई भी चेंज नहीं है। म्यूटेशन आर सडन हेरिडेबल चेंजेस। म्यूटेशन हमने पढ़ा था कि सडन हो जाती है, किसी की एक्सरे की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से भी डीएनए की म्यूटेशन हो रही थी, इसमें भी म्यूटेशन सडन हो जाती है, हेरिडिटी चेंज सडन हो जाती है, अचानक ये हो जाता है। They occur in organism in unpredictable direction. वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, मे भी कोई फायदे वाली चीज म्यूटेट हो जाए, मे भी कोई नुकसानदार चीज म्यूटेट हो जाए, इसलिए हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। They are not caused by environmental effect or cross breeding. ये ना तो एनवायरनमेंट की वजह से होता है ना क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग मीन्स मैंने एक स्पीशीज को जिससे ब्रीड करना था बल्कि किसी और से अपनी मर्जी से ब्रीड करवा दिया, इसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। D. Very suggested that mutation affected a change in the nature of germ cell, while fluctuation was because of effect of environment. He thought that permanent changes takes place spontaneously out of the internal condition and are not necessarily adaptive to nature. Majority of them get destroyed. Only those mutations that are adaptive survive in nature. The credit goes to D. Varies for indicating that mutation are the source of variability on which natural selection aids. अब मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ, लाइन बाय लाइन आप नहीं समझेंगे। अब इसने ये बात कही, पहले इसने बात की कि इवोल्यूशन जब डार्विन की थ्योरी हो गई, इवोल्यूशन उसने बताया कि होती है, लेकिन उसने नहीं बताया कि म्यूटेशन का रोल होता है। डी वेरीज ने पहला बंदा था जिसने हमें बताया कि म्यूटेशन का रोल है इवोल्यूशन में। उसने ये बताया कि ये सडन होती है और ये जरूरी नहीं है कि हर स्पीशी में, हर रेस में कंटिन्यू, बल्कि ये डिसकंटिन्यूअस है। ना तो ये एनवायरनमेंट की वजह से होगी, ना ये क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से होगी। इसने ये बताया कि बल्कि म्यूटेशन इसलिए होती है कि किसी भी जर्म सेल जो कि रिप्रोड्यूस करने जा रहा था, जो मल्टीप्लाई करने जा रहा था, उसमें कोई भी चेंज आ गया या उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन आ गई इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से, एनवायरनमेंट का असर हुआ, जो जर्म सेल ऑफस्प्रिंग बनाने जा रहा था उसमें कोई भी चेंज आ गया, मे बी वो इंटरनल कंडीशन हो, मींस हमारी बॉडी की कोई कंडीशन हो, या मे बी कोई नेचर की वजह से हो। अगर वो कोई भी चेंज आ गया, जर्म सेल चेंज हो जाएगा और म्यूटेशन काज होगा।
जो भी हमारे अंदर नेचर में जो हम एडेप्ट करते हैं चेंजेस, वो जर्म सेल में मोस्टली डिस्ट्रॉय होती है, क्योंकि हमने पढ़ा जो चेंजेस हम लाइफ टाइम में करेंगे वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होंगी। ये हमने पढ़ी बात सोमेटिक सेल्स में, इसलिए इसने भी यही बात की और ये हमने क्रेडिट दिया डी वेरिस को कि उसने म्यूटेशन का अच्छा बताया एंड सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी ऑन विच नेचुरल सिलेक्शन एड्स, और उसने बताया कि ये सोर्स है जिसमें